हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर और मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय जलवायु और यह जलवायु अध्याय का अंतिम चैप्टर है। बहुत ही कन्फ्यूजेबल, बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, मतलब इस अध्याय की विशेषताएं थी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यह अध्याय बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है यदि हमको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो। और जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो ये चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं, आखिर जाएंगी कहाँ। तो चलिए इस अध्याय का जो आज हम लास्ट सेशन ये पढ़ने जा रहे हैं, परिवर्तनीय मौसम मतलब द रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून की वापसी, मानसून का प्रस्थान। तो यहाँ मानसून के प्रस्थान तक हम कैसे कैसे पहुँचे, एक बार हम इसको रिवाइज कर लें ताकि आपको पाठ पढ़ना कैसे है ये समझ आ जाए, है ना, ये समझ आ जाए कि इस पाठ को एक्चुअल में पढ़ना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के बाद फिर हम इस चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है मानसून की वापसी। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान जिसके अंतर्गत अध्याय है जलवायु। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं चलिए उसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि मौसम किसे कहते हैं। आप लोगों ने भी मौसम के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मौसम बड़ा बेईमान होता है, परिवर्तनीय होता है। कि मान लो सुबह सुबह बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, अच्छा जम के पानी गिर रहा है, तो क्या होता है, अचानक मौसम बदल जाता है, दोपहर को धूप निकल आती है। धूप निकल आई तो अपने को लगा कि मौसम ठीक हो गया, पता चला शाम के टाइम फिर से बारिश शुरू हो गई, फिर से बारिश जो है वह शुरू हो गई। अब ऐसा ही जो पल पल अपना मिजाज बदल दे उसको हम बोलते हैं मौसम। मौसम की तरह बदल जाना नहीं, इस तरह के गाने गीत भी आप लोगों ने सुने होंगे। अब बात करें जलवायु, तो जलवायु जो है एक स्टेबल चीज़ होती है कि यदि यही मौसम की बात करें, इस मौसम को यदि हम 30 वर्ष के लंबे अंतराल तक इस मौसम का अध्ययन हम करते हैं और 30 वर्ष के लंबे अंतराल तक एक जैसी स्थिति हम पाते हैं। और यह एक होता है बहुत बड़े भूभाग पर, कहाँ पर, बड़े भूभाग पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो एक लंबे समयांतराल में बहुत बड़े भूभाग पर मौसम की अवस्थाओं का यदि हम अध्ययन करते हैं और जो रिजल्ट आता है वह कहलाता है जलवायु। तो इस तरह से जलवायु और मौसम का जो अंतर होता है, तो जलवायु जो है वह स्थायी चीज़ है, लॉन्ग टर्म का मटेरियल है, और मौसम जो है शॉर्ट टर्म मटेरियल है, अस्थायी चीज़ है। मौसम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब मौसमी लोगों के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो, ऐसे लोगों पर भरोसा करो जो जलवायु की तरह होते हैं, बदलते ही नहीं हैं, और बड़े भूभाग पर मतलब बड़े दिल वाले होते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम जलवायु के नियंत्रित करने वाले कारक। इसके बाद हमने पढ़ा था ना, हम जलवायु समझ गए कि जलवायु क्या होती है। अब जब ये समझ में आ गया कि जलवायु क्या होता है, तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक देखे थे हमने, वो कितने थे, 6 कारक थे। कौन कौन से कारक थे 6 में, अक्षांश था, तुंगता मतलब ऊंचाई थी, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण, और था वायुदाब और पवन तंत्र। अक्षांश और ऊंचाई को हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा था और ये देखा था कि अक्षांश में पढ़ते समय हमने कटिबंध देखे थे। भारत को कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण कटिबंधी मतलब गर्म गर्म, उप यानी समीप, उष्ण यानी गर्म मतलब गर्म के थोड़ा करीब, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गर्म के करीब करीब गर्म, और उष्ण कटिबंधी मतलब गर्म गर्म जलवायु। ठीक है ना, ये समझ लिए थे। फिर हम आगे बढ़े थे ऊंचाई में, तो ऊंचाई में हमने हिमालय की ऊंचाई देखी थी कि यदि हिमालय की ऊंचाई को आधी कर दी जाए या हिमालय को हटा दी जाए तो भारत की जलवायु में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसके बाद हमने देखा था वायुदाब और पवन तंत्र। वायुदाब और पवन तंत्र को पढ़ते हुए हमने सबसे पहले जाना था व्यापारिक पवनों को, और व्यापारिक पवनों को हमने क्या क्या कैसे जाना था कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ये पवनें आती हैं, दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध से और पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती हैं, इनको पूर्वाई भी कहते हैं। व्यापारिक पवनों को व्यापारिक पवनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यापार करने वाले व्यापारियों की मदद करती थी, उनकी नावों को धकेलने में सहायता करती थी। कटिबंध के बारे में हमने आपको बताया ही है बहुत अच्छे से कि कटिबंध जो है गोलार्ध पर कितने प्रकार के होते हैं, ताप कटिबंध 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा के ऊपर इधर मकर रेखा के ऊपर उपोष्ण कटिबंध, और ऊपर शीत कटिबंध।
इस तरह से हमने देखा था कि कटिबंध होते हैं, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। इसके बाद हमने देखा था कोरियालिस बल को। अच्छा, कोरियालिस बल को देखते समय आप ये ध्यान रखिए कि इसका कोरिया से कोई लेना देना नहीं है, ना तो दक्षिण कोरिया से कोई लेना देना है, ना उत्तर कोरिया से कोई लेना देना है। इसका लेना देना सिर्फ इतना है कि कोरियालिस नाम के एक भाई साहब थे जिन्होंने इस बल को बताया कि ऐसा ऐसा होता है। अब कैसा कैसा होता है? होता यह है, हमने आपको बताया था दाऊबाद, होशंगाबाद, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, ऐसे आप एक नाम रख लो कोरियालिस बल के लिए, दाऊबाद। अब दाऊबाद का मतलब क्या हुआ? दा से हो गया दाहिनी तरफ उत्तरी गोलार्ध में और बा से हो गया बाएं तरफ दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब हवा जिस दिशा में बह रही है, यदि उस दिशा में मुंह हवा के बहने वाली दिशा की तरफ हम मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिने हाथ पे मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ पे मुड़ जाएगी। ये कोरियालिस भाई साहब कहते हैं और ऐसा होता भी है। जेट धारा क्या होती है? जेट धारा का वायु दाब से कोई लेना देना नहीं होता। जेट धारा जो है क्षोभ मंडल में बहुत अधिक ऊंचाई पे 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर बहती है, बहुत तेज़ धारा होती है। जेट धारा को जेट धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह फाइटर जेट एरोप्लेन जो थे उनकी स्पीड को मेंटेन करने में मदद करती थी। जैसे व्यापारिक पवन में व्यापारियों की मदद करती थी, ऐसे ही ये जेट स्ट्रीम जेट प्लेन की मदद करती हैं। इसलिए ये जेट धारा के बारे में हमने पढ़ा था। ये क्षोभ मंडल के ऊपर होती हैं। गर्मियों में जेट धारा की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठंड में ऊंचाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल गर्मियों में ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाता है और सर्दियों में कम हाइट पे आ जाता है। ठीक है ना? क्षोभ मंडल को परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ पढ़ा था हमने। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ में क्या देखा था हमने? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में पढ़ते समय हमने देखा था कि इस तरह से ये भारत का जो है पश्चिमी भाग है, ये वेस्टर्न एरिया है। जब वेस्टर्न एरिया में क्या होता है, यहाँ पर दूर यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ भूमध्य सागर में नमी उठती है। ये नमी जो है जेट धाराओं और पछुआ पवनों की सहायता से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आ जाती हैं और यहाँ पर शीत ऋतु में बारिश कराती हैं, जिससे गेहूं की फसल को मदद मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। और अंत में हमने वायुदाब पवन तंत्र पढ़ते हुए उष्ण कटिबंधी चक्रवात देखे। उष्ण कटिबंधी मतलब गर्म समुद्रों के ऊपर, ये यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये उष्ण कटिबंधी चक्रवात कहलाते हैं। ये उष्ण कटिबंधी एरिया वाले समुद्र कहलाते हैं। यहाँ पर पानी गर्म होता है, गर्म होने पर यहाँ पर चक्रवात उठते हैं और ये चक्रवात भारत के स्थल भाग की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं तो साथ में बारिश लेकर आते हैं, धुआंधार बारिश लाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, एक ताउते आया हुआ था अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आया था यास तूफान, ये हमने देखा। इसके बाद में हमने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा, उसका नामकरण देखा कि अरबी व्यापारियों ने इसका नाम मानसून रखा। फिर मानसून की तीव्रता बढ़ाने वाला हमने तथ्य देखा कि किस तरह से भारत के स्थल भाग पर ये हो गया। हमने देखा कि भारत का जो है स्थल भाग गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यहाँ क्या होता है, कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और ये यहाँ पर समुद्री भाग जो है वे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पे जब हवाएं इधर आती हैं तब समुद्र की नमी को लेकर आती हैं, मानसून अच्छा भरपड़ा के गिरता है। ITCZ के बारे में हमने देखा। फिर ITCZ मतलब अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या होता है, यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर ये दोनों व्यापारिक पवनें यहाँ आईं, यहाँ मिली, ऊपर उड़ गईं और लगभग विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर की तरफ एक अभिसरण क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जब सूरज भाई साहब विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर आते हैं तो ये भी साथ में उनके साथ साथ भागे चला आता है और यह कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है कहाँ बन जाता है, मानसूनी गर्त कहलाता है, या जब भारत के ऊपर बनता है तो उत्तरी मैदान में। इसके बाद हम देखा कि मेडागास्कर के ऊपर उच्च दबाव बनता है। यह जो है मानसून की जो हवाएं आ रही होती हैं उनको और धक्का देके बोलते हैं हाँ जाओ भारत में खूब वर्षा कराओ। तिब्बत के पठार के ऊपर निम्न दाब बनता है। हमने देखा यहाँ पर कि तिब्बत का पठार जो है ऊपर यहाँ कहीं होता है भारत के, ये यहाँ पर, और यहाँ तिब्बत का पठार होता है टाइबेटियन प्लेटो। अब तिब्बत के पठार के ऊपर होता क्या है कि यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो हवाएं उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। अब एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि यदि तिब्बत के पठार के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती तो भारत में वर्षा कब कराएंगी। तो भैया ये सुन लीजिए आप कि यदि मेडागास्कर के ऊपर यहाँ कहीं पर यदि हाई प्रेशर बना हुआ है तो क्या
ये हवाएं डायरेक्ट हनुमान जी की तरह जंप लगा के थोड़ी ना चली जाएंगी तिब्बत के पठार पे निम्न दाब को देखकर। हवाएं तो अपने रास्ते से अपनी स्पीड से आगे बढ़ेंगी ना, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ेंगी। और हमने आपको बताया है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो भारत की स्थलाकृतियों से प्रभावित होता है। रास्ते में उसको पर्वत पहाड़ मिलते हैं, झाड़, बड़े बड़े पेड़ पौधों वाले जंगल मिलते हैं, तो बस वहाँ आकर्षित हो जाती हैं ये नमी वाली बारिश, नमी वाले बादल, नमी वाली पवनें, और वहाँ गिरा देती हैं। लेकिन तिब्बत के पठार का जो निम्न दाब है वो इनको बार बार बुलाता है, ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाती और बारिश रास्ते में होती जाती है। आ गया ना समझ में? मतलब ये जो है बीच बीच में जैसे हनुमान जी को मिले थे ना वो समुद्र के अंदर से अलग अलग तरह के जीव जंतु, तो ऐसे जीव जंतु मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध का काम करते हैं, जो भारत के लिए लाभदायक होता है। ठीक है ना। जेट धारा का प्रभाव क्या होता है ये हमने देखा ही लिया है कि जेट धारा अगर हिमालय के और ऊपर चली जाए तो बारिश कम होती है, मानसून ब्रेक हो जाता है, और नीचे की तरफ आ जाए तो मैदानों में भरपूर बारिश होती है। तो इस तरह से हमने मानसून देखा था। फिर भारतीय मानसून की तीव्रता को कम करने वाले तत्व कौन कौन से थे? दक्षिणी दोलन, साउथ मतलब दक्षिणी दोलन मतलब भारत के दक्षिणी समुद्रों में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है और यहाँ का लो प्रेशर चेंज हो जाता है। तो बार बार इस तरह से दबाव का बदलना जो है ये कहलाता है दोलन। तो चूंकि यह दक्षिण दिशा में होता है इसलिए दक्षिणी दोलन कहलाता है। फिर डार्विन और ताहिती का दाब अंतर भी हमने देखा। एल नीनो मतलब एल नीनो पेरू के तट पर जो ठंडी जलधारा थी उसकी जगह पर गर्म जलधारा विकसित हो जाती है और बरसात जो है वहाँ धुआंधार होने लगती है, इसको एल नीनो इफेक्ट करते हैं और भारत में बारिश नहीं होती या कम होती है, सूखा पड़ जाता है भारत में। अब एल नीनो और दक्षिणी दोलन एक साथ मिल जाए तो मानसून की वाट लग गई समझ लो, ये कहलाता है एनसो। इसको हम पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि मानसून कैसे आया और कैसे गया। आने जाने के बारे में बार बार चर्चा हो रही, 50 बार चर्चा हो चुकी है। भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, समुद्र में ज़्यादा दबाव का क्षेत्र बनता है। ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हवाएं बहती हैं, साथ में समुद्र की नमी लाती है, पानी गिरा देती हैं, और जब पूरा पानी खाली हो जाता है तो वापस भी लौट जाती हैं। फिर हमने ऋतुएँ पढ़ा, गर्मी की ऋतु, ठंड की ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानसून अध्याय के अंतर्गत मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम। ठीक है ना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून या पोस्ट मानसून सीजन, इसको आज हम पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत स्पीड से रैपिड फायर तरीके से पुराने अध्यायों का पुराने चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। अब आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमारे इस पार्ट का आरंभ कहाँ से हुआ था? मौसम से हुआ था। जब हमने मौसम का अध्ययन 30 साल तक किया तो वो जलवायु हो गया। जलवायु हो गया तो हमने देखा कि इस जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक कर रहे हैं, तो 6 कारकों ने किया। फिर हमने देखा कि भारत की जलवायु कैसे प्रभावित होती है, उनको देखा। वायुदाब पवन तंत्र देखा। वायुदाब और पवन तंत्र को देखा तो पता चला कि इसी वायुदाब और पवन तंत्र की मिलीजुली प्रतिक्रिया के स्वरूप भारत में मानसूनी वर्षा होती है। ये हमने समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि भारत से मानसून विदाई कैसे लेता है। तो चलिए हम भारत से मानसून की विदाई करने के लिए तैयार हो जाएं। मानसून की वापसी अर्थात परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर और नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसूनी गर्त या निम्न दाब वाला गर्त यानी जो अभिसरण क्षेत्र है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, वह उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। सूरज क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिणायन होता है। सूरज यहाँ पर चमक रहा है विषुवत रेखा पर। गर्मी के दिन आते हैं तो ये कहाँ पहुँच जाता है, कर्क रेखा के ऊपर। और 21 जून से वह नीचे आना शुरू करता है और इसकी आभासी गति है ये। तो ये मानसूनी गर्त जो है यह शिथिल पड़ जाता है। ये जब नीचे आ जाता है इधर मकर रेखा की तरफ, तब ये जो ITCZ यहाँ पर बन रहा था, ये ITCZ ये यहाँ पर उत्तर के मैदानों में शिथिल पड़ जाता है। और जब ये शिथिल पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, इसके अंदर शक्ति खत्म हो जाती है, तब यहाँ पर धीरे धीरे उच्च दाब की प्रणाली स्थान लेने लगती है। कैसे लेती है? यहाँ पर इस तरह से, जब ये ITCZ जो गंगा के मैदान में उत्तरी मैदानों के ऊपर बना हुआ था, सूरज जब दक्षिणायन हो गया, मकर रेखा की तरफ चला गया, तो ये भाई साहब फ्यूज हो गए, इनकी ताकत खत्म हो गई। सूर्य से जो एनर्जी मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई, तो ये भाई साहब गायब हो गए। अब ये गायब होकर कहाँ चले गए? ये मकर रेखा की तरफ चले गए। अब यहाँ पर ठंडक का माहौल आ गया, यहाँ पर उच्च दाब की प्रणाली ने स्थान ले लिया। कहाँ पर? हिमालय पर्वत, जो कि आपको दिख रहा है उस हिमालय पर्वत के नीचे दक्षिण में। यहाँ पर उच्च दाब का जो एक वायुदाब प्रणाली है वह डेवलप हो गई। अब जब ये डेवलप होगी तब दक्षिण पश्चिम मानसून भी शिथिल होने लगता है
और धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगता है। क्यों? क्योंकि समुद्र पर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो जाता है अपेक्षाकृत स्थलीय भाग के। धरती के ऊपर अधिक दाब हो जाता है और समुद्र में कम दाब हो जाता है। अब जब कम दबाव होगा तो हवाओं का स्वभाव है, पवनों का स्वभाव है कि वे उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं और ये इस तरफ से बहने लगती हैं। और मानसून अभी तक हम क्या देख रहे थे कि समुद्र से भारत की तरफ आ रहा था तो नमी लेकर आ रहा था और भारत पे भरपूर वर्षा करा रहा था। अब सारी नमी भारत के ऊपर उड़ेल दिया, सूरज चाचा विदा हो गए। अब ये हवाएं अकेली क्या करें, तो ये भी पीछे पीछे चलती सूरज के साथ साथ। और इस तरह से जब ये चलने लगी तो इनके अंदर नमी तो थी नहीं, मतलब मानसून शिथिल हो गया, मानसून पीछे हटने लगा। और अक्टूबर आते आते मानसून की जो पवनें हैं ये उत्तर के मैदान से पूरी तरह से हट जाती हैं और इस तरह से मानसून की वापसी होने लगती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने की अगर हम बात करें तो इस समय क्या होता है, गर्म वर्षा ऋतु, मतलब वर्षा तो हो रही, मतलब बारिश तो हो रही होती है, वर्षा होती है, लेकिन एक्चुअल में वह गर्मी लिए हुए होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है ये परिवर्तन का काल होता है, ट्रांजिशन का टाइम होता है। कैसे ट्रांजिशन का टाइम? गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन हो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है वर्षा ऋतु विदा लेती है और ये जो है यहाँ से शीत ऋतु में इसका परिवर्तन हो रहा होता है। और जब मानसून वापस होते हैं तो मानसून के साथ साथ मानसून के बादल जो बने होते हैं वो भी रिटर्न हो जाते हैं। बोलते हैं हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, वो भी बादल भी वापस हो जाते हैं। और जब बादल वापस हो जाएंगे तो आसमान कैसा होगा, साफ हो जाएगा। ये धीरे धीरे बादल विदा ले रहे हैं, आसमान साफ हो रहा है। और जब आसमान साफ होता है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन कहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है? दिन का टेम्परेचर, दिन का तापमान बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें अब तिरछी पड़ रही तो दिन का तापमान तो बढ़ जाएगा, लेकिन रातें बड़ी ठंडी और सुहावनी होने लगती। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? जैसे जैसे मानसून अक्टूबर नवंबर के बाद रिटर्न हो जाता है तो दिन में गर्मी का माहौल होता है, तापमान ऊंचा रहता है और रातें ठंडी और सुहावनी हो जाती हैं। मतलब दिन गर्म हो जाते हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं। अब होता क्या है कि मानसून तो चला गया, लेकिन मानसून के जाने के बाद यहाँ मानसूनी सीजन में जो बारिश हुई थी, जो पानी गिरा था, वह पानी पृथ्वी पर जहाँ तहाँ भरा हुआ है और सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही है, वातावरण में आर्द्रता है, नमी है। भाई ऐसा तो है नहीं है कि मानसून चला गया तो अचानक से जो वायुमंडल की जो नमी थी वो गायब हो गई, ऐसा तो होगा नहीं ना। नमी बनी रहेगी, वो धीरे धीरे गायब होती है। तो स्थल भाग जो है अभी भी नम रहता है, आर्द्र रहता है। तो नमी होने के कारण और ऊपर से सूरज की भले तिरछी किरणें पड़ रही हैं लेकिन सूरज का स्वभाव तो गर्म ही है ना। तो इस तरह से ये जो नमी सूरज की गर्मी को पाकर उच्च तापमान के साथ जब ये नमी मिलती है तो मौसम बड़ा असहनीय हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कुंवार की उमस। कुंवार में उमस होती है ना, ये इसी वजह से होती है कि वातावरण में नमी है और सूरज की हल्की हल्की गर्मी मिल रही है तो दिन में जो है मौसम में उमस हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कुंवार की उमस। एग्जाम में आता है कुंवार की उमस क्या होता है? तो मानसून के लौटने के बाद भारत की भूमि के ऊपर अभी भी आर्द्रता होती है। यह आर्द्रता सूरज की किरणों के साथ जो गर्मी पाती है और उमस पैदा करती है और यह उमस कुंवार के महीने में होती है, इसलिए इसको कुंवार के महीनों को आश्विन भी बोलते हैं। कुंवार के महीने में होती है इसलिए इसको हम कुंवार की उमस कहते हैं। अब अक्टूबर के उत्तरार्ध मतलब अक्टूबर समाप्त होने की बात आ रही है। जैसे जैसे अक्टूबर समाप्त होता है भारत का तापमान तेजी से गिरने लगता है और लोग अलाव जलाने लगते हैं शीत से बचने के लिए। सूरज तो चले गए, अपने भाई साहब को छोड़ जाते हैं अग्नि देवता को, और वो अग्नि जो है हमारी मदद करती रहती है गर्म बनाए रखने के लिए। ये आपकी समझ में आ गया कि मानसून की वापसी कैसे होगी। ट्रांजिशन काल, परिवर्तनीय काल क्या होता है? अक्टूबर और नवंबर का महीना परिवर्तन का महीना होता है, जब वर्षा ऋतु जाती है और शीत ऋतु आती है। ठीक है ना। अब एक तथ्य है आपके सामने कि माशिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि चेरापूंजी और माशिनराम में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन फर्स्ट आएगा। कभी माशिनराम आ जाता है, कभी चेरापूंजी आ जाता है। अच्छा, माशिनराम की एक विशेषता और है, यहाँ पर स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट दोनों की प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में नॉर्मली 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब नवंबर, अक्टूबर का अंत हो गया, ठंड आ गई, अब नवंबर स्टार्ट हो गया। नवंबर स्टार्ट हो गया तो उत्तर पश्चिम भारत में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था, यहाँ पर जहाँ पे LP लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये निम्न दबाव का क्षेत्र जो है कहाँ शिफ्ट हो गया? ये बंगाल की खाड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
अंडमान सागर के आसपास शिफ्ट हो जाता है। और जब यहाँ पर शिफ्ट होता है निम्न दाब का क्षेत्र, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, 27 डिग्री के आसपास यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, तो होता क्या है, यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब चूंकि यह समुद्र कैसा है, उष्णकटिबंधीय समुद्र है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन चक्रवातों का स्वभाव होता है समुद्र से स्थल की तरफ जाना। एक्चुअल में ये समुद्र से स्थल की तरफ क्यों जाते हैं, इनका स्वभाव होता है ध्रुवों की तरफ बढ़ने का। तो जब ध्रुवों की तरफ ये बढ़ते हैं तो रास्ते में जो भी स्थलीय भाग मिलता है उसे टकराते हैं। तो ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते समय भारत के पूर्वी तट को पार करने की कोशिश करते हैं। जब ये भारत के पूर्वी तट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ टकरा जाते हैं और इनकी नमी यहाँ पर छूटती है और ये चक्रवाती हवाएं बहुत ही तेज गति से आती हैं और इस वजह से यहाँ पर व्यापक और भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत विनाशकारी होते हैं। हमने देखा है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी अभी तबाही इस चक्रवात से हुई भी है। अब ये चक्रवात जनरली कहाँ पहुँचते हैं, ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठकर पूर्वी तट पर विशेषकर डेल्टा वाली आबादी में जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में एंट्री मार जाते हैं। गोदावरी क्षेत्र में आता है यहाँ पर चक्रवात, फिर कृष्णा में आ जाता है चक्रवात, कभी कावेरी के ऊपर आ जाता है चक्रवात और कभी महानदी यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी चक्रवाती स्थितियाँ होती हैं और भारी जानमाल की क्षति होती है, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ये बांग्लादेश वगैरह में भी, अब चूँकि बांग्लादेश राजनीतिक रूप से अलग है लेकिन मौसम तो वही होगा ना जो पश्चिम बंगाल का होगा। और एक चीज़ क्या होती है कि इन चक्रवातों की वजह से भारत का कोरोमंडल तट, ये जो पूरा लाल अक्षर में दिख रहा है ना, ये कहलाता है कोरोमंडल तट। इन कोरोमंडल तटों पर भी अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदावों से होती है। एक हमने देखा कि लौटता मानसून आता है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी की नमी उठाकर तमिलनाडु के तट पर बारिश कराता है और चक्रवातों से कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा किससे होती है, कोरोमंडल तट पर वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है और इससे जानमाल का नुकसान भी होता है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। आगे देखें वर्षा का वितरण, मतलब अब तो सामान्य बातें, वितरण मतलब कहाँ पे कितना पानी गिरा, अब तो वह बात देखने लायक ये रह गई बस। पश्चिमी तट ये आपको दिखाई दे रहा है और उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान और इससे लगे हुए पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जबकि दक्षिणी पठार के आंतरिक भाग और सह्याद्री के पूर्व, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये सह्याद्री और ये दक्षिणी के पठार का उत्तरी भाग, यहाँ पर भी वर्षा सामान्य रूप से कम होती है। अच्छा, यहाँ वर्षा कम क्यों होती है, उसका कारण है, वर्षा कम इसलिए होती है क्योंकि ये जो है ये होते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या होते हैं ये होते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों के अलावा जम्मू कश्मीर का लेह भी है एक, जहाँ पर वर्षण बहुत ही कम होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। यहाँ पर वर्षा कम क्यों होती है, उसका कारण भी है क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, -40 डिग्री तक चला जाता है। इस विपरीत मौसम के कारण यहाँ बारिश कम होती है और देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। जो हिमपात होता है, जो स्नोफॉल होता है, वो केवल हिमालयीन क्षेत्रों तक ही सीमित होता है, मतलब हिमालय के आसपास ही हिमपात होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक मात्रा में भिन्नता होती है। मानसून की प्रकृति कैसी है, अस्थायी है। अगर एल नीनो आ गया तो मानसून भाई साहब भटक जाएंगे, कम मानसून आएगा तो वर्षा कम होगी भारत में। एल नीनो नहीं आया तो वर्षा अच्छी जम के होगी, यानी ला नीना की पोजीशन में वर्षा अच्छी हो जाएगी। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में, ये पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश हैं, यहाँ पर पाई जाती है। मतलब यहाँ पर वर्षा की विषमता ये रहती है कि कब पानी गिर जाए कोई भरोसा नहीं और कहो ना गिरे, इसलिए यहाँ पर वर्षा के बारे में कोई निश्चितता नहीं होती है कि यहाँ बारिश होगी ही। भूले भटके कोई बादल आ गए तो बारिश हो जाएगी और नहीं आए तो नहीं होगी। अब होता क्या है कि इसकी वजह से जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ बाढ़ आती हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्र सूखे पड़ जाते हैं और वहाँ पर सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब ये बताना आपको पड़ेगा क्या कि वर्षा होने से ही बाढ़ क्यों आती है।
शायद आप लोग खुद इसका उत्तर लिख लेंगे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक बाढ़ें क्यों आती हैं। इसका जवाब आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है सामने कि मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा जो हिमालय है वो अवरोध बनकर खड़ा हुआ है, ठंडी पवनों से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ये जो ठंडी पवनें आ रही हैं इनको हमारा हिमालय पर्वत रोके हुए खड़ा है और यही कारण है कि ऊंची अक्षांश मतलब लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कर्क रेखा के आसपास रहने के बावजूद भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है, जबकि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं तापमान में गिरावट आती है, लेकिन फिर भी भारत का तापमान ज़्यादा बना रहता है ड्यू टू हिमालय पर्वत। और अब बचा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है। कौन कौन से समुद्रों से घिरा है? एक आपको दिख रहा है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। तो ये जो आपको ये प्रायद्वीपीय भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय भाग 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र के प्रभाव के कारण यहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी पड़ती है। मतलब समुद्र के पास जो भी शहर होगा वहाँ ना तो तापमान बहुत ज़्यादा होगा ना तापमान बहुत कम होगा। हाँ, ह्यूमिडिटी उमस हो सकती है लेकिन सर्दी और गर्मी का प्रभाव कम होता है। और इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। भारतीय प्रायद्वीप मतलब पूरे भारत पर पवनों की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। पवन इस तरफ चलती हैं तब मानसून इस तरफ आ जाता है, और जब ऋतुएं बदलती हैं, पवन तंत्र बदलता है तो हवाओं की दिशा बदल जाती है। तो ये जो पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन है और उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं, ऋतु चक्र, ये सब एक लय में चलती रहती हैं ये। और ये आपको पता ही है कि जो वर्षा की अनिश्चितता है उसका असमान वितरण है, यह मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। अनिश्चितता मतलब कब पानी अच्छा गिर जाए, कब मानसून अच्छा आ जाए, कब खराब आ जाए, कोई गारंटी नहीं। असमान वितरण मतलब कहाँ ज़्यादा पानी गिर जाए, कहाँ कम गिर जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं। मतलब संपूर्ण भारतीय भूदृश्य पर, संपूर्ण पूरी भारत भूमि पर, इसके जीव जंतुओं पर, इसकी वनस्पतियों पर, इसकी खेती पर, इसके मानव जीवन पर, त्योहारों पर, पर्वों पर, गीत गाना, सभी चीज़ों पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है मानसूनी लय के चारों तरफ ताकत है ये घूम रहे होते हैं। उत्तर से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूर्व है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, और इधर उत्तर है, ये उत्तर से नीचे दक्षिण है, ये दक्षिण की तरफ। चारों तरफ भारतवासी एक ही चीज़ की प्रतीक्षा करते रहते हैं और वो है मानसून, कि मानसून कब आए, कब हमारे खेतों को पानी दे और कब हमारे खेतों में हरियाली लहलहाए, फसलें अच्छी आएँ और हमारे देश को खुशहाली मिले। संपूर्ण देश को ये मानसून एकता के सूत्र में बांधता है। इससे बहने वाली नदियाँ जलों का संवहन करती हैं और उन नदी घाटियों को एक इकाई का नाम दिया जाता है, और इससे एक अपवाह तंत्र का निर्माण होता है, जिस अपवाह तंत्र के अध्याय में हम उसको पढ़ चुके हैं। खासकर प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो कि मानसून पर ही निर्भर होती हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने मानसून के प्रस्थान के साथ में ही जलवायु वाले इस अध्याय को कंप्लीट कर लिया है, और ये जाना हमने कि ये मानसून जो है भारत की भूमि पर वायुदा और पवन तंत्र की अद्वितीय व्यवस्था के कारण आता है। पूरा भारत मानसून के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है। आपको पता है, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषि मानसून के ऊपर डिपेंड है। कृषि को मानसून के साथ खेला गया जुआ भी बोलते हैं, और यहाँ के तीज, त्यौहार, पर्व, नाच गाने सब मानसून के आसपास टिके होते हैं। आपको बता दें कि जितने त्यौहार सर्दी में और गर्मियों में नहीं आते, उससे कई गुना ज़्यादा त्यौहार बारिश के दिनों में आते हैं। बारिश की एक्चुअल शुरुआत श्रावण मास से मानी जाती, सावन से मानी जाती है। जेठ और आषाढ़ जनरली गर्मी के माने जाते हैं और सावन से बारिश शुरू होती है, और सावन से ही शुरू हो जाते हैं चौमासे के व्रत, पूजा इत्यादि। आप लोग अपने घरों में पूछिएगा कि किस त्यौहार का क्या महत्व है, इसका वर्षा से क्या लेना देना है। हम पोला मनाते हैं तो बैलों की पूजा करते हैं, हम नाग पंचमी मनाते हैं तो नागों की पूजा करते हैं, हम सरहुल मनाते हैं तो साल वृक्ष की पूजा करते हैं, और हम कजरी गीत गाते हैं
तब हम वर्षा के समय में अपने बिछड़े हुए लोगों को याद करते हैं। तो इस तरह से ये मानसून जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मानसून अगर नहीं है तो भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती कि जैसा भारत अभी है ऐसा ही होता, फिर भारत कुछ अलग तरह का होता। कैसा होता ये आप लोगों के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। ये आप लोग सोचिए कि यदि जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत नहीं होता तो मानसूनी बारिश नहीं होती, तो ऐसे ही आप समझिए यदि मानसूनी हवाएं इस तरफ नहीं आई होती, कोरियालिस बल काम नहीं कर रहा होता, मानसून भारत नहीं आता, तो भारत कैसा होता। कल्पना कीजिए, सोचिए, अपनी कल्पनाओं को पंख दीजिए। जब तक आप अपनी कल्पनाओं को पंख नहीं देंगे, अपनी प्रवृत्ति को जिज्ञासु नहीं बनाएंगे, तब तक आप आगे एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो पाएंगे। इसलिए पढ़ते रहिए, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते रहिए और टीचर्स के साथ में डिस्कस करते रहिए। चलिए ठीक है, आज जलवायु का ये अध्याय यहीं पर विराम करते हैं। जिस तरह मानसून में विराम हुआ था, आज हमारे जलवायु अध्याय का यहाँ पूर्ण विराम होता है। अब बचा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप सेशन, जो कि अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ प्रश्नोत्तर और कॉन्सेप्ट बिल्डअप सेशन की तैयारी के लिए। आप लोग देखिए ई क्लासेस बाय मनीष सर में मानसून की विदाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत।